नमस्ते। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो न तो किसी राजघराने से था, न ही उसने कोई बड़ी सेना खड़ी की, पर अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के दम पर उसने एक विशाल साम्राज्य की नींव रख दी। यह वह व्यक्ति था जिसने एक साधारण बालक को भारत का सम्राट बना दिया और विश्व इतिहास को बदल दिया। क्या आप जानते हैं वह कौन थे? वह थे आचार्य चाणक्य, जिन्हें उनके ज्ञान के कारण विष्णुगुप्त और उनकी कूटनीति के कारण कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। महान निर्माता, दूरदर्शी दार्शनिक और महारणनीतिकार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इनकी नीतियां और सिद्धांत आज भी आधुनिक शासन और प्रबंधन के लिए आधारभूत पाठ है। चाणक्य का जीवन हमें सिखाता है कि मानसिक शक्ति, ज्ञान और दृढ़ संकल्प शारीरिक बल या धन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका नाम भले ही कई हों, जैसे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, वात्स्यायन, द्रामिल आदि, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था, भारत को एक सुरक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि राजनीति, अर्थशास्त्र और जीवन प्रबंधन का एक संपूर्ण पाठ्यक्रम है। चाणक्य ने साबित किया कि एक शिक्षक अपनी बुद्धि के बल पर सिंहासन को बनाने और तोड़ने की क्षमता रखता है। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने नंद वंश के पतन और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान की पूरी योजना बनाई और उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। चाणक्य का जन्म अनुमानतः ईसा पूर्व 375 के आसपास हुआ था। इनके जन्मस्थान को लेकर कई ऐतिहासिक मतभेद हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इनका जन्म शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला में हुआ था, जहां इन्होंने बाद में आचार्य के रूप में शिक्षा भी दी। जैन ग्रंथों के अनुसार वे दक्षिण भारत के मूल निवासी थे, जबकि जैन लेखक हेमचंद्र उन्हें गोल्ला क्षेत्र के कनक गांव से जोड़ते हैं। वहीं कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म नेपाल की तराई क्षेत्र में हुआ था। यह विविधता दर्शाती है कि उनके ज्ञान का प्रभाव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था। वह केवल एक साधारण विद्वान और शिक्षक ही नहीं थे। चाणक्य का मानना था कि एक शिक्षक का दायित्व केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इसी विचार से उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनका लक्ष्य सिर्फ राज बदलना नहीं था, बल्कि एक मजबूत और न्यायपूर्ण शासन प्रणाली स्थापित करना था। इसी उद्देश्य से उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और मानव स्वभाव पर 2 कालजयी ग्रंथ लिखे, अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। यह भारतीय उपमहाद्वीप को एक एकीकृत और शक्तिशाली इकाई बनाने की उनकी महान दृष्टि थी, जो उन्हें प्राचीन भारत का निर्माता बनाती है। चाणक्य ने अपने कार्यकाल की शुरुआत तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में की, जहां उन्होंने न केवल वेदों का ज्ञान दिया, बल्कि युद्ध, न्याय और राजनीति की शिक्षा भी दी। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि देश की आंतरिक राजनीति में भ्रष्टाचार और बाहरी आक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इस समय मगध का शासक घनानंद था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। वह अत्यधिक विलासी, क्रूर और अहंकारी था। इतिहास बताता है कि उसके शासन में मगध में अराजकता और असंतोष इतना बढ़ गया था कि जनता किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार थी। घनानंद प्रजा पर भारी और अनुचित कर टैक्स लगाता था। ठीक इसी समय यूनानी शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। चाणक्य जानते थे कि मगध जैसा शक्तिशाली राज्य ही इस बाहरी खतरे को रोक सकता है। चाणक्य का उद्देश्य मगध जैसे शक्तिशाली राज्य को संगठित करके यूनानी आक्रमण को रोकना था। इसीलिए वह देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए मगध के सम्राट घनानंद से मदद और सैन्य सहयोग मांगने गए। सत्ता के घमंड में चूर घनानंद ने चाणक्य की बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनका भरी राजसभा में घोर अपमान किया। उसने उनकी वेशभूषा और ब्राह्मण होने का मजाक उड़ाया और उन्हें आसन से उठने का आदेश दिया। इस अपमान से आहत होकर आचार्य चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और एक भीषण प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं इस नंद वंश को जड़ से उखाड़कर फेंक नहीं दूंगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यह प्रतिज्ञा सिर्फ घनानंद के विनाश तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह न्याय और सुशासन की स्थापना का संकल्प था। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए चाणक्य ने चुपके से एक योग्य शिष्य की तलाश शुरू की, जो उनकी कूटनीति को जमीन पर उतार सके। उनकी यह खोज एक साहसी और असाधारण युवक चंद्रगुप्त मौर्य पर आकर समाप्त हुई।
चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध कौटिल्य नीति साम, दाम, दंड, भेद का उपयोग करते हुए धनानंद के विरुद्ध गुप्त रूप से षड्यंत्र रचा। उन्होंने असंतुष्ट मंत्रियों, सेनापतियों और सीमांत प्रदेशों के लोगों को चंद्रगुप्त के पक्ष में मिलाकर घनानंद के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार की। चाणक्य की कुशल रणनीति और चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता का परिणाम सामने आया। अंततः ईसा पूर्व 322 से 321 के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को युद्ध में परास्त किया और क्रूर नंद वंश का हमेशा के लिए अंत हो गया। यह विजय भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। यह पहली बार था जब किसी शिक्षक की बुद्धि ने एक अत्याचारी साम्राज्य का अंत करके एक नए युग की शुरुआत की। चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बैठाकर चाणक्य ने एक नए, सुव्यवस्थित तथा शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन तक फैला। चाणक्य स्वयं इस नवस्थापित मौर्य साम्राज्य के महामंत्री बने। उनका उद्देश्य केवल राजपाट चलाना नहीं था, बल्कि अर्थशास्त्र में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार सुशासन स्थापित करना था। महामंत्री के रूप में उन्होंने प्रशासन, न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और जासूसी प्रणाली को व्यवस्थित किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि शासन का हर निर्णय प्रजा के हित को ध्यान में रखकर लिया जाए। उनके मार्गदर्शन में ही मौर्य साम्राज्य ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और यूनानी आक्रमण के खतरे को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जिससे भारत में सदियों तक शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ। अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य द्वारा संस्कृत में रचित एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। यह वास्तव में राज्य प्रबंधन, प्रशासन, कानून और शासन विज्ञान पर आधारित दुनिया के सबसे विस्तृत और गहन ग्रंथों में से एक है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कुल 15 भाग, अधिकरण और 180 अध्याय दिए हैं, जो दिखाते हैं कि उन्होंने शासन के हर छोटे बड़े पहलू को विस्तार से कवर किया है। इस ग्रंथ में राजा के कर्तव्य, मंत्रियों के चयन, युद्ध की कला, जासूसी, कानून, न्याय और जासूसों को प्रशिक्षित करने के तरीकों पर भी गहराई से बात की गई है। चाणक्य के अनुसार अर्थशास्त्र का अर्थ बहुत व्यापक है। अर्थ का अर्थ है मनुष्यों की जीविका या वह भूमि जहां मनुष्य निवास करते हैं, यानी राज्य का आधार। और शास्त्र का अर्थ है ज्ञान या विज्ञान। इस तरह अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो उस पृथ्वी, राज्य को प्राप्त करने और उसका पालन करने के उपायों की विवेचना करता है। यह ग्रंथ किसी आदर्श राज्य की कल्पना नहीं करता, बल्कि वास्तविक राजनीति, रियल पॉलिटिक के सिद्धांत सिखाता है, जहां सत्ता, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को सबसे ऊपर रखा जाता है। यह नैतिकता पर व्यावहारिकता को प्राथमिकता देता है, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य हमेशा प्रजा का कल्याण होता है। यह आज के भूराजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का प्राचीनतम और सबसे परिष्कृत रूप है। अर्थशास्त्र में आदर्श दर्शन की जगह शक्ति प्राप्त करने और उसे बनाए रखने का मार्गदर्शन है। यह शासक को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देता है। यह वास्तविक राजनीति का समर्थन करता है, जिसके अनुसार शासक को राज्य की स्थिरता और कल्याण को हमेशा पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। चाणक्य नीति के तहत शासन के हर पहलू पर ध्यान दिया गया है। इसमें करों को कुशलता से इकट्ठा करने, विदेशी शक्तियों के साथ संबंध संभालने, किलाबंदी करने और कूटनीति का उपयोग करने के तरीके विस्तार से बताए गए हैं। ये सिद्धांत आज भी आधुनिक अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और प्रशासनिक नीतियों में प्रासंगिक है। उनका सबसे प्रसिद्ध कूटनीतिक सूत्र है साम, दाम, दंड, भेद। साम, सबसे पहले शांतिपूर्ण ढंग से समझाना और बातचीत के माध्यम से समस्या हल करना। दाम, यदि साम सफल न हो तो धन या प्रलोभन देकर या समझौता करके काम निकालना। भेद, यदि दोनों विफल हों तो दुश्मन में फूट डालना या उसे बांट देना ताकि वह कमजोर हो जाए। दंड, अंतिम विकल्प के रूप में बल प्रयोग करना या सजा देना। इन सभी सिद्धांतों के केंद्र में प्रजा का हित है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा का हित है। उनके प्रसिद्ध श्लोक के अनुसार प्रजा सुखे सुखे राज, अर्थात राजा का सुख उसकी प्रजा के सुख में है और प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण निहित है। यह सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का आधार है। हमने अब तक अर्थशास्त्र की बात की, जो मुख्य रूप से राजाओं और राज प्रशासन के लिए है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने एक और कालजयी ग्रंथ दिया,
जिसका नाम है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति आम आदमी के लिए ज्ञान प्रदान करती है। यह सूक्तियों या छोटे उद्धरणों का एक संग्रह है जो दैनिक जीवन के लिए नैतिक और व्यावहारिक आचरण का वर्णन करता है। इसमें जीवन की कठिन सच्चाइयों को सरल शब्दों में समझाया गया है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि विवेक, गोपनीयता और दुनिया की कठोर वास्तविकताओं पर ध्यान देना क्यों जरूरी है। चाणक्य नीति की कुछ प्रमुख शिक्षाएं। अत्यधिक ईमानदारी अच्छी नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है। हमें परिस्थितियों के अनुसार लचीला होना चाहिए। ऋण, शत्रु और रोग को शेष नहीं रखना चाहिए। इन्हें तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो ये भविष्य में बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं। शेर भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता, अर्थात व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, भले ही संकट हो। यह व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है, जो व्यक्तियों को अंधविश्वास के बजाय अपनी बुद्धि और निर्णय पर भरोसा करने का आग्रह करता है। यह सच है कि आचार्य चाणक्य की मृत्यु को लेकर ऐतिहासिक साक्ष्य स्पष्ट नहीं है और कई किंवदंतियां, लोक कथाएं प्रचलित हैं। चाणक्य की मृत्यु उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के शासनकाल के दौरान हुई थी। चाणक्य की मृत्यु को लेकर 3 मुख्य मान्यताएं हैं। षड्यंत्र द्वारा हत्या। सबसे प्रचलित कहानियों में से एक के अनुसार राजा बिंदुसार के एक विरोधी मंत्री सुबंधु ने षड्यंत्र रचा। सुबंधु ने बिंदुसार को यह विश्वास दिलाया कि चाणक्य ही उसकी मां की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। वास्तव में चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त को विषकन्याओं से बचाने के लिए भोजन में थोड़ा थोड़ा विष मिलाकर उन्हें विष प्रतिरोधी बना दिया था। एक बार रानी धुराधरा ने गलती से वह विषैला भोजन खा लिया। चाणक्य ने अंतिम समय में रानी का पेट काटकर शिशु बिंदुसार को बचा लिया, लेकिन रानी की मृत्यु हो गई थी। सुबंधु ने इसी घटना को तोड़मरोड़ कर पेश किया। बिंदुसार ने क्रोध में आकर चाणक्य का अपमान किया, जिससे दुखी होकर चाणक्य महल छोड़कर जंगल में चले गए। सुबंधु ने कुछ कहानियों में चाणक्य को जिंदा जला देने का दावा भी किया। उपवास द्वारा प्राण त्याग। जब बिंदुसार को अपनी दाई यानी एक सेविका से अपनी मां की मृत्यु की सच्चाई पता चली, तो उसे अपनी भूल का गहरा पछतावा हुआ। वह चाणक्य को वापस लाने के लिए जंगल गया, लेकिन चाणक्य ने लौटने से इनकार कर दिया और जैन परंपरा के संथारा सल्लेखना, उपवास द्वारा प्राण त्याग से मिलते जुलते तरीके से वही देह त्याग दी। अन्य दावा। कुछ यूनानी, ग्रीक स्रोतों में यह भी कहा गया है कि चंद्रगुप्त की यूनानी पत्नी हेलेना ने उन्हें जहर देकर मरवा दिया था। 9. मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पर प्रभाव। चाणक्य की मृत्यु मौर्य साम्राज्य के लिए एक बड़ा नुकसान थी, लेकिन उनका कार्य व्यर्थ नहीं गया। उनके सिद्धांतों और प्रशासनिक व्यवस्था की नींव इतनी मजबूत थी कि साम्राज्य को तुरंत कोई क्षति नहीं पहुंची। उत्तराधिकारी। चाणक्य ने अपने जाने से पहले बिंदुसार को एक सुव्यवस्थित और शक्तिशाली साम्राज्य सौंप दिया था। सिद्धांतों की नींव। उनके दिए गए प्रशासनिक, आर्थिक और कूटनीतिक सिद्धांत अर्थशास्त्र के माध्यम से मौर्य प्रशासन की नींव बन चुके थे। इन सिद्धांतों का पालन कई पीढ़ियों तक होता रहा। महान राजा की तैयारी। बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक, जो बिंदुसार के बाद मगध के शासक बने, ने चाणक्य के मार्गदर्शन में निर्मित मजबूत प्रशासनिक ढांचे का उपयोग करके मौर्य साम्राज्य को चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया। चाणक्य के विचार केवल प्राचीन इतिहास तक ही सीमित नहीं है, वे आधुनिक रणनीतिक सोच की नींव है। उनके कुशल संसाधन आवंटन और स्पष्ट शासन संरचना के सिद्धांत आज भी प्रबंधन, मैनेजमेंट और MBA पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाते हैं। नेतृत्व, योग्यता और न्याय के माध्यम से लोगों का विश्वास बनाए रखने की अवधारणा आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हों, कोई कंपनी शुरू कर रहे हों, या बस अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हों, चाणक्य का यह मार्गदर्शन सफलता के लिए एक कालजयी यानी हमेशा प्रासंगिक रहने वाला मार्गदर्शक प्रदान करता है, जो विवेक और दक्षता पर जोर देता है। चाणक्य की अंतिम रणनीति सरल थी। ज्ञान जब बुद्धिमत्ता और कुशलता से उपयोग किया जाता है, तो वह सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने अपने बनाए नियमों का पालन करते हुए एक विभाजित महाद्वीप को एक साम्राज्य में बदल दिया।